India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। बुलंदशहर हिरासत में मौत केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच रिपोर्ट पर यूपी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण मांगा। कहा, आत्महत्या के सरकारी बयान से आश्वस्त नहीं अदालत। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, राज्य सरकारें भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब फैसले को दी चुनौती। विशेष अनुमति याचिका दायर करके कहा, फैसला पवित्र कुरान और हदीस की गलत व्याख्या है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में ईश निंदा और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले खातों पर कार्रवाई क्यों नहीं? दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से पूछा। India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात अब केंद्र सरकार की करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों की सरकारें भी अपनी सीमा के अंदर किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। केंद्र ने ये बात अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल एक याचिका पर कही। इस याचिका में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग के सेक्शन 2F की वैधता को चुनौती दी गई। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ये सेक्शन केंद्र सरकार को बेलगाम शक्ति देता है। उन्होंने इसे मनमाना, तर्कहीन और अपमानजनक करार दिया है। इस याचिका को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि राज्यों की सरकारें भी अपनी सीमा के अंदर एक वार्षिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर सकती हैं। हिंदुओं की कम संख्या वाले 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाले केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों को भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने ये दलील अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में दी है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता को चुनौती दी है। उपाध्याय ने अपनी अर्जी में धारा 2F की वैधता को चुनौती देते हुए कहा है कि यह केंद्र को अकूत शक्ति देती है, जो साफ तौर पर मनमाना, अतार्किक और आहत करने वाला है। याचिकाकर्ता ने देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय करने के निर्देश देने की मांग की है। उनकी ये दलील है कि देश में कम से कम 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन नहीं कर सकते। गलत है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया था।
केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख राज्य में हिंदू, जैन समाज अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी उक्त राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या AIMPLB की एंट्री हो गई है। बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम के आधार पर चुनौती दी है। उसका कहना है कि हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है। एक इस्लामिक मौलवी संगठन समस्त केरल जैमयुत्ताल उल्मा ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें मुस्लिमों महिलाओं द्वारा कक्षाओं से हेडस्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इसके साथ ही कहा गया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। संगठन का तर्क है कि हाईकोर्ट का फैसला पवित्र कुरान और हदीस की गलत व्याख्या और इस्लामी कानून की गलत समझ पर आधारित है। अब तक ये मामला छात्राओं और उनसे जुड़े संगठनों द्वारा उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को देखते हुए इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए आग्रह को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से मामले को संवेदनशील नहीं बनाने का भी आग्रह किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर राज्य की मुस्लिम लड़कियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। PFI ने शुक्रवार को मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों पर कथित प्रतिबंध की निंदा भी की है। बयान में आगे कहा गया कि हिजाब पर प्रतिबंध को वैध बताने वाला कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला हमारे देश के संविधान के मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता के वैश्विक सिद्धांत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने के रेल सिल्वर लाइन के लिए केरल सरकार और केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमि सर्वेक्षण कार्यवाही पर रोक हटाने के केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि एक अंतरिम आदेश से प्रतिष्ठित परियोजना को उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं रोका जा सकता था। पीठ ने कहा कि कार्यवाही सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के स्तर पर थी, जो कि याचिकाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। 15 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी P चाली की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने परियोजना के लिए सभी सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि भूमि सर्वेक्षण केरल सर्वेक्षण और सीमा अधिनियम या केरल सर्वेक्षण और सीमा नियमों के अनुपालन में होना चाहिए। के रेल केरल सरकार और रेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे केरल राज्य के भीतर रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भारतीय रेलवे के पूरक के लिए स्थापित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा अदालत को सूचित करने के बाद मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रखा कि याचिका एजेंडे की एक प्रति और साथ ही दिसंबर 2018 की बैठक में किए गए निर्णय की मांग कर रही थी। याचिका में कहा गया कि भारद्वाज ने सूचना के अधिकार के तहत 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा था, लेकिन केंद्रीय लोक सूचना कार्यालय सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध को ठुकरा दिया था। याचिका में कहा गया कि 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की एक बैठक हुई थी, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली गई थी। याचिका में कहा गया कि पूर्व जज न्यायमूर्ति मदन लोकुर, जो कि 12 दिसंबर को मिले कॉलेजियम के सदस्य थे, उन्होंने 23 जनवरी 2019 को एक साक्षात्कार दिया और अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेजियम का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी 2019 को CPIO के पास RTI आवेदन दायर किया, लेकिन 11 मार्च 2019 के एक पत्र के माध्यम से
सीपीआईओ ने कहा कि मांगी गई जानकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उचित नहीं माना गया और इसलिए प्रासंगिक नहीं है। बात अब सुप्रीम कोर्ट की, जिसने गेंद बिटकॉइन घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज से कहा कि वो प्रवर्तन निदेशालय को अपने क्रिप्टो वॉलेट के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का खुलासा करने के लिए खुलासा करे। ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मुद्दा क्रिप्टो करेंसी की वैधता के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड महत्वपूर्ण है, इसका क्रिप्टो करेंसी की वैधता से कोई लेना देना नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब आरोपी को जांच में सहयोग करने और अपने क्रिप्टो वॉलेट का उपयोगकर्ता और पासवर्ड प्रदान करने के लिए कहा। अदालत भारद्वाज की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग की गई थी। उन पर कथित मास्टरमाइंड और भाई अमित भारद्वाज के साथ निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा करने वाली एक बहुस्तरीय मार्केटिंग योजना चलाने का आरोप है। घोटाले का आकार, जो शुरू में 2000 करोड़ था, को बिटकॉइन को मूल्य में वृद्धि के बाद 20,000 करोड़ की संशोधित किया गया था। इससे पहले की एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो इस पर अपना रुख स्पष्ट करे कि बिटकॉइन अवैध है या नहीं। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से पूछा कि वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में ईश निंदा और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले खातों पर कार्रवाई और निलंबन क्यों नहीं कर रहा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाते को भी निलंबित कर दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के कठोर कदम तभी उठाए जब ट्विटर किसी पोस्ट या सूचना के बारे में संवेदनशील महसूस करता है और कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब अन्य क्षेत्रों और समुदाय के लोग किसी सामग्री से आहत महसूस करते हैं। कोर्ट ने कहा कि अंत में ये लगता है कि अगर आप किसी पोस्ट को संवेदनशील महसूस करते हैं तो आप ब्लॉक कर देंगे और अगर आप संवेदनशील महसूस नहीं करेंगे तो अन्य समुदाय या अन्य क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे। इसलिए कोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी खाते को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के संबंध में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक जवाबी हलफनामा दायर करने और किसी खाते या जानकारी तक पहुंचकर अवरुद्ध करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को ट्विटर पर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वो बुलंदशहर हिरासत में मौत के मामले में राज्य के स्टैंड से आश्वस्त नहीं है। पीड़िता की मौत आत्महत्या से हुई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने कहा, न्यायिक जांच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और इसके लिए पुलिसकर्मी जिम्मेदार है। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीड़िता की मौत पुलिस हिरासत में राज्यकर्मियों के हाथों में हुई थी। कोर्ट ने मामले में न्यायिक जांच की रिपोर्ट के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों का खुलासा करने के लिए भी कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुलंदशहर हिरासत मौत मामले पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्य सचिव को ये बताने के लिए कहा गया है कि बुलंदशहर हिरासत में मौत मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य ने क्या कदम उठाए। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की खंडपीठ ने आदेश ये नोट करते हुए दिया कि न्यायिक जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि पीड़ित की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई और इसके लिए पुलिस कर्मी जिम्मेदार हैं। हिरासत में मौत के शिकार पीड़ित की मां ने याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में ये प्रस्तुत किया गया है कि उनके बेटे पीड़ित को यातना देकर उसकी हत्या की गई क्योंकि उसने अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह किया था। हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था
कि ऐसे मामलों में जहां आरोप हिरासत में मौत के संबंध में है, सीआरपीसी की धारा 176(1) के तहत न्यायिक जांच को लंबे समय तक खींचने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें सबसे अधिक संवेदनशीलता और चिंता के साथ देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट भी मांगी थी। इस रिपोर्ट का कोर्ट ने 25 मार्च को अवलोकन किया और पाया कि 18 जनवरी 2022 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को भेज दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने इसे देखते हुए शुरू में जोर देकर कहा कि हिरासत में मौत एक गंभीर मामला है, खासकर जब न्यायिक जांच में आरोप सही पाए जाते हैं और पुलिसकर्मी पीड़ित की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया और पुलिसकर्मियों द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया। कोर्ट ने कहा, इस तरह के मामलों में हम उम्मीद करते हैं कि उच्च अधिकारी स्वतंत्रता से वंचित होने के प्रति संवेदनशील होंगे और तुरंत उचित कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसा कि कानून में जरूरी है। हम राज्य के बयान से आश्वस्त नहीं हैं कि ये मामला पीड़ित द्वारा आत्महत्या का है, क्योंकि न्यायिक जांच एक अलग निष्कर्ष पर आई है। धारा 154 के तहत एक उपयुक्त रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और जांच आगे बढ़नी चाहिए। मुआवजे के भुगतान के दावे पर भी विचार किया जाना चाहिए था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कोर्ट ने 19 अप्रैल तक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, जिसमें न्यायिक जांच रिपोर्ट के आलोक में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का खुलासा करने को कहा गया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। गुजरात हाईकोर्ट ने एक अंतर जातीय जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के कानून अपने हाथ में लेने की किसी भी प्रयास से पुलिस सख्ती से निपटेगी। जस्टिस मोना भट्ट की खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपने द्वारा और अपने परिवार द्वारा कस्टडी में रखी गई महिला अपने परिवार की कड़ी प्रतिक्रियाओं से डर गई। इसके परिणाम स्वरूप एक हलफनामा दायर किया गया। अदालत ने कहा कि वो डरी हुई है और परिवार की कड़ी प्रतिक्रियाओं से आशंकित है। इसने उसे उसे सच बोलने से रोक भी दिया। पीड़िता के माता पिता ने विरोध किया कि वो हलफनामे की सामग्री को जानती है और 25 वर्ष की आयु की है और ग्रेजुएट भी है। बेंच ने इस बात की सराहना की है कि जब तक युवती अदालत के सामने नहीं आई, उसने अपने मन की बात नहीं बताई कि वो अपने पति के साथ जाना चाहती है। ये कहते हुए कि कोर्ट ने उसे उस जाति के नेता से बात की जिसने बेंच को आश्वासन दिया कि कोई अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने दंपति को 4 सप्ताह के लिए सुरक्षा का निर्देश दिया। कोर्ट ने ये निर्देश लक्ष्मी भाई, चितरंगी बी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य केस पर भरोसा करते हुए दिया। इस मामले में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, जो बदले में समाज के पहले के मानदंडों से एक प्रस्थान है, जहां जाति और समुदाय एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्वतः ये आगे का रास्ता है जहां इस तरह के अंतर से जाति और समुदाय के तनाव कम हो जाएंगे। लेकिन इस बीच इन बच्चों को बड़ों से धमकियां मिल रही हैं और अदालतें इन बच्चों की मदद से आगे के लिए आ रही हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से कानून अपने हाथ में लेने के किसी भी प्रयास से पुलिस सख्ती से निपटेगी। हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता पिता को उसके मूल समान गवाही और डिग्री प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.